आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, दास्तानें सुनाता हूँ। बहुत सारी दास्तानें मैंने सुनाई हैं। कैफ़ी आज़मी की दास्तान, कबीर की दास्तान, खुसरो, साहिर, फैज़, मीराबाई, तुलसीदास, गांधी और तमाम। आज मैं आपको दास्तान यानी कि कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको कहानी के पीछे की कहानी बताने आया हूँ। तो ये कहानी है अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह की, और इसके पीछे की कहानी ये है कि कहानियाँ किस तरह से हमारी चेतना में शामिल रहती हैं, उसमें धसी रहती हैं, कितना असर हम पर रखती हैं और कितना दूरगामी असर रखती हैं। कहानी के पीछे की कहानी ये भी है, ख़ास तौर पे इस कहानी के पीछे की कहानी, कि किस तरह से जो स्थापित कॉलोनियल नैरेटिव है उसे इंडिजिनस थॉट के द्वारा, मकामी नैरेटिव के द्वारा, स्थानीय कहानियों के द्वारा चुनौती मिलती है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं और उसे ध्वस्त किया जाता है। ये है इस कहानी के पीछे की कहानी, वाजिद अली शाह की कहानी के पीछे की कहानी। तो वाजिद अली शाह का नाम जब आता है तो उनके बारे में कुछ बातें बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं। मसलन वो ऐसे बादशाह थे कि जब अंग्रेज़ उन्हें गिरफ्तार करने आए तो चूँकि कोई जूते पहनाने वाला नहीं था तो वो भागे नहीं और अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया। झूठ है। एक और बात जो बहुत मशहूर है वो ये है कि वो तो बड़े नकारे थे, बड़े निकम्मे थे और राजकाज करना उन्हें आता नहीं था, जनता के हित में उन्होंने कुछ काम नहीं किए, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने हटा दिया। झूठ है। एक और झूठ उनके बारे में है कि चूंकि वो अपने राग रंग में पड़े रहते थे इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से जंग नहीं की और अवध की गद्दी को गंवा बैठे। झूठ है। एक बात ये बहुत मशहूर है कि चूंकि जब वो कलकत्ता गए तो उनके जो माली हालात थे, आर्थिक स्थिति थी, वो ख़राब हो गई और इस वजह से उनके पास गोश्त के पैसे नहीं थे तो उन्होंने बिरयानी में आलू डलवाना शुरू किया कलकत्ता में। झूठ है। एक झूठ ये भी है कि वो बड़े नाजुक मिजाज थे, इतने नाजुक मिजाज कि मूली के पत्ते पे उनका पैर पड़ जाए तो उन्हें जुकाम हो जाता था। झूठ है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब झूठ है तो फिर इसका सच क्या है, और फिर ये झूठ इतना आम, इतना मशहूर कैसे है? तो इसके पीछे का सच ये है कि अंग्रेज़ों ने लखनऊ में वाजिद अली शाह को कभी गिरफ्तार नहीं किया। जूते पहनाने वाली ये कहानी बिल्कुल फ्रॉड है, झूठी है। इसका सच ये है कि जो ये बात कही गई कि वाजिद अली शाह अवध के लोगों में लोकप्रिय नहीं थे, जनता उनसे खुश नहीं थी, इसका सच ये है कि ये झूठ इसलिए है क्योंकि अवध की जनता ने जब वाजिद अली शाह यहाँ से कलकत्ता गए तो उनकी याद में आंसू बहाए, लोकगीत रचे, दास्तानें सुनाई, बल्कि कई दिनों तक खाना नहीं खाया और कोई त्योहार नहीं मनाया। एक और बात कि वो इतने नाजुक मिजाज थे, जो नाजुक मिजाजी की बात है, उसका सच ये है कि वाजिद अली शाह का फेवरेट काम, फेवरेट मशगला एक ये भी था कि उस ज़माने में जो सिक्का चलता था उसके हरूफ को वो इस तरह से रगड़ते थे कि उसके हर्फ मिट जाते थे। तो फिर बात ये है कि ये झूठ जो हैं ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? ये इसलिए इतने पॉपुलर हैं क्योंकि कॉलोनियल रूल ने, कंपनी की सत्ता ने, अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से ज़्यादती करते हुए, जुल्म करते हुए ज़बरदस्ती गद्दी से हटाया, अवध का अधिग्रहण किया और अवध के अधिग्रहण को जस्टिफाई करने के लिए, उचित ठहराने के लिए, सही साबित करने के लिए इस तरह के कॉलोनियल नैरेटिव को आवाम के बीच प्रचार किया, उसका प्रसार किया। जब अधिग्रहण हो गया तो उसके बाद चूंकि वाजिद अली शाह हिंदुस्तान में, सिर्फ लखनऊ में नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े आइकन थे,
सबसे बड़े हीरो थे। इसलिए 1857 की क्रांति में चूंकि सबसे खास बात थी हिंदू मुस्लिम एकता, तो उस एकता को खंडित करने के लिए उसके सबसे बड़े नायक को खंडित करने का प्रयास किया गया, और जिसकी वजह से ये नैरेटिव, ये झूठा नैरेटिव, कॉलोनियल नैरेटिव हमारे सामने आया। अब मैं आपको बताता हूं कि वाजिद अली शाह थे क्या। तो वाजिद अली शाह अवध के आखिरी बादशाह, जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने ये उड़ाया कि अवाम उनसे खुश नहीं थे। सिर्फ एक मिसाल ये है कि जिस ज़माने में वो तख्त पर आए, उनके तख्त पर आने से पहले ही अंग्रेज़ ये फैसला कर चुके थे कि इन्हें हटाना है। बख्तर की जंग के बाद अंग्रेज़ इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो जिसको चाहते थे अवध की गद्दी से हटा देते थे और उसकी जगह अपना आदमी ले आते थे। उदाहरण के तौर पे जब आसफुद्दौला, जिन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, उनकी डेथ हुई, तो वजीर अली को गद्दी से हटाकर वो ले आए सादत अली खां को। और उसके बाद जब नसीरुद्दीन हैदर की डेथ हुई तो उसके बाद मुन्ना जान को उन्होंने तख्त से हटा दिया और मोहम्मद अली शाह को ले आए। तो वाजिद अली शाह को तख्त से हटाने का फैसला वो पहले ही कर चुके थे। और अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जिस ज़माने में वाजिद अली शाह तख्त पे आए, उस ज़माने में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी ताकतें टूट रही थीं, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो ये दोष सिर्फ वाजिद अली शाह पे क्यों मढ़ा जाता है कि वो तो नकारे और निकम्मे थे, जो राज करना नहीं जानते थे, और इसलिए उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। सच ये है कि उस ज़माने में एक आम उसूल था कि जब नया बादशाह गद्दी पर आता था तो वो पुराने सारे मुलाजिमीन को हटा देता था। वाजिद अली शाह जब तख्त पे आए तो पहला फरमान ये जारी किया कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, सबकी नौकरी बहाल रहेगी। ये बादशाह हैं जिन्होंने जब लखनऊ में वो बादशाह हुए, बल्कि बादशाह होने से पहले ही जब वली अहद हुए, तब भी हिंदुस्तान से बड़े बड़े शायरों को, कलाकारों को, लेखकों को, अदीबों को, फनकारों को लखनऊ बुलाया और यहाँ पर एक तरह की कल्चरल फिजा कायम की। वाजिद अली शाह वो आदमी हैं जिनकी वजह से ठुमरी जैसी हमें आज दिखती है, इस ठुमरी को इस रूप में लाने वाले वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह की वजह से ही क्लासिकल म्यूज़िक का एक सहज रूप आवाम में पहुँचा और हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो आवाम में लोकप्रिय हुई। वाजिद अली शाह वो आदमी हैं जिन्होंने उर्दू का पहला ड्रामा किस्सा राधा कन्हैया का लिखा 1842 में, और सिर्फ लिखा नहीं, ड्रामा लिखा, उसमें डायरेक्टर्स नोट्स लिखे, उर्दू ड्रामा के लिए पहला थिएटर रहस्य मंजिल लखनऊ बनवाई, और वो ड्रामा ऐसा था कि जिसमें कैरेक्टर्स राजा रामचंद्र जी की जय बोलते थे और राधा और कृष्ण की शान में खूबसूरत शायरी होती थी जो वाजिद अली शाह ने लिखी। वाजिद अली शाह ऐसे आदमी थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों स्तुतियां लिखी। होली की शान में सैकड़ों खूबसूरत लोकगीत रचे। ये वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह वो थे कि जिनकी 100 से ज़्यादा किताबें हैं, जिनके बारे में ये लिखा गया, उनके कंटेम्प्रेरीज ने लिखा कि उनसे ज़्यादा इल्म फजल का धनी, विद्या का धनी हिंदुस्तान में कोई दूसरा बादशाह नहीं हुआ। कि जब वो सैर के लिए भी जाते थे तो अपने साथ 2 संदूक रखते थे कि जिनमें किताबें होती थी। ये वाजिद अली शाह हैं। वाजिद अली शाह वो हैं जिन्होंने लखनऊ का कथक घराना स्थापित किया। ठाकुर प्रसाद के खुद शागिर्द थे, खुद कथक सीखते थे, और बिरजू महाराज ये कहते रहे आखिर तक कि उनके बुजुर्ग जब घुंघरू बांधते थे तो उस वक्त वो वाजिद अली शाह की खिदमतों को याद करते थे। ये हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वो आदमी हैं कि जिनकी शायरी अवाम में मुहावरों की तरह से लोकप्रिय हुई, जैसे बाबुल मुरा नैहर छूटो ही जाए, जैसे रुखसत ए अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जैसे हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या बुतखाना हुआ तो क्या। ये वाजिद अली शाह हैं जिनको हमने कम जाना, जिनके बारे में ये कहा गया कि अवाम में वो लोकप्रिय नहीं थे। उनका सिर्फ एक किस्सा आप सुनिए कि वाजिद अली शाह एक बार जा रहे थे, बहुत एक साइत, एक मुहूर्त निकला जा रहा था, उनके शहजादे का निकाह होना था। उनके कारवां के एक हाथी की टक्कर से एक हलवाई की दुकान का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, दुकान कच्ची थी।
तो उनके जो साथ वाले थे उन्होंने कहा आप चलिए हम इसका हिसाब करके आते हैं। वाजिद अली शाह ने अपनी सवारी रोक ली, खुद जाकर उस हलवाई का हिसाब किया, उसे राजी किया, उसका जो नुकसान था उसे पूरा किया। और इतना ही नहीं, वो हाथी जिस पर वो खुद सवार थे, जिस पर सोने का हौदा लगा हुआ था, जिस पर जवाहरात की सजावट थी, वो हाथी भी मैं उस हौदे और जवाहरात के उस हलवाई को दे दिया। और हाथी दिया तो दिया, हाथी के जिंदगी भर का खर्च अलग से दिया। ये थे वाजिद अली शाह। और इनके बारे में अंग्रेजों ने ये कहा कि ये बड़े नकारे निकम्मे बादशाह हैं, अय्याशी में डूबे रहते हैं, तो इनको हटाना अवध की प्रजा के हित में है। एक सवाल ये भी होता है उन्होंने जंग क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, कहा ऐसा जाता है कि वो बड़े अय्याश थे। जंग न करने की वजह वाजिद अली शाह ने खुद अपनी आत्मकथा हुस्न अख्तर में बताई कि वाजिद अली शाह को लखनऊ से, इसके अवाम से इतनी मोहब्बत थी कि वो नहीं चाहते थे कोई खून खराबा हो, और गद्दी के लिए सिर्फ जो जनता है उसका खून बहाया जाए। और 1857 के बाद लखनऊ में अंग्रेज़ों ने बाकायदा नरसंहार किया और जिस तरह की तबाही की है, तो उसके बाद वो बात उनकी सही निकलती है। अब बात यह है कि ये जो कॉलोनियल नैरेटिव है, ये जो सत्ता का नैरेटिव है, इसके बरखिलाफ जो मैंने बात की शुरू में, इंडिजिनस नैरेटिव, वो कैसे काम करता है। तो सत्ता का नैरेटिव स्ट्रांग होता है क्योंकि पावर के साथ लिखा जाता है। वो जो आब ज़र से रकम हुई थी वो दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। बात यह है कि कोई बाहर वाला हमारी कहानी सुनाएगा तो इसी तरह सुनाएगा। तो उर्दू में कहते हैं कि ये हदीस दिल हमारी बजुबान दीगरा क्या, जो हम ही तुम्हें सुनाते तो कुछ और बात होती। मज़ा तो जब है कि मेरे मुंह से सुनते दास्तां मेरी, कहाँ से लाएगा कासिद दहन मेरा ज़बा मेरी। तो कॉलोनियल नैरेटिव स्ट्रांग था, मजबूत था, बहुत पॉपुलर था, क्योंकि कई सालों तक चलाया जाता रहा। लेकिन उसी वक्त से एक लखनवी नैरेटिव, एक दूसरा पक्ष जो सच का पक्ष था, वो भी अपना सर उठाता रहा और मोर्चा लेता रहा। कैसे? वाजिद अली शाह के ज़माने में ही शरर ने ये बात लिखी कि वाजिद अली शाह को हटाया गया अंग्रेज़ों ने अपनी मसलहत की वजह से। उसके बाद यहाँ के किस्सा गोयों ने, यहाँ के दास्तान गोयों ने ये दास्तान सुनाई, और कई दास्तान गो तो ऐसे हैं कि जिनकी जान ये दास्तान सुनाते हुए निकली। अवध ने अपने बादशाह को अपने लोकगीतों में याद रखा। हजरत जाते हैं लंदन, हम पर कृपा करो रघुनंदन, तोहरे बिना हमका बरखा न सुहाए, ओ कलकत्ते के जवैया अल्लाह तुम्हें लाए। बहुत सारे राइटर्स हैं, मसूद हसन रिजवी अदीब, जीती भटनागर, रोशन तकी, योगेश प्रवीण, रवि भट्ट, हर ज़माने में ये कोशिश होती रही। और अब मैं वहाँ पर आता हूँ जो ये ट्रांजिशन और ट्रिजिशन की बात है। 2024 में जब रील्स का ज़माना है, जब अटेंशन स्पैन कम हो गया है, उस ज़माने में भी हिमांशु वाजपेयी दास्तान जाने आलम सुनाते हैं। इसलिए कि 150 साल हो गए वाजिद अली शाह को गए हुए, लेकिन हर लखनवी के दिल में ये बात है कि उनके साथ ज्यादती हुई। और बुजुर्ग कहते थे कि लखनवी कौन है, तो लखनवी वो है कि जिसके सीने में जाने आलम वाजिद अली शाह का गम है। तो इस ज़माने में हम ये कहानी इसलिए सुनाते हैं कि उस ज़माने के लखनऊ का एक तसव्वुर हमारे सामने रहे, और हमें ये ध्यान रहे कि वाजिद अली शाह की सही कहानी क्या थी और उनके साथ हुआ क्या था, और उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसको कैसे सही करना है। तो हो सकता है कि इस बात में 150 साल और लग जाएं, लेकिन एक दिन वो आएगा जब लखनवी नैरेटिव इस कॉलोनियल नैरेटिव को ढक लेगा, इसकी धज्जियां उड़ा देगा, और हर आदमी जो वाजिद अली शाह का नाम जानता है उनके बारे में ये झूठे किस्से नहीं सुनाएगा, बल्कि उनकी खिदमत को याद करेगा, उनकी शख्सियत को याद करेगा। शुक्रिया।